नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मेजर। दोस्तों हम ग्रुप डी से संबंधित जो कि आगे वैकेंसी हमारी आने वाली ग्रुप डी की, उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। जो आईटीआई पास है वो भी है, जो बिना आईटीआई पास वाले हैं वो भी। तो दोस्तों उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों उसमें कुल आपको 18 पोस्टों देखने को मिले। कितनी? 18 पोस्ट ग्रुप डी की देखने को मिलेंगी, जिसमें से बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही टफ होते हैं और बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। उसी के बारे में हम जानेंगे। उनमें से मैंने 5 पोस्ट निकाला है जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि उसमें देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है मैंने कि उसमें कि आपकी सैलरी कितनी होती है, आप उसको कार्य कितना करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट होता है या डे शिफ्ट होता है, या काम करते समय या कार्य पे रहते हुए आप पढ़ाई वगैरह आगे की कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप डी में आने के बाद भी पढ़ाई जारी रखते हैं और वहां से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो उसी संबंधित हम आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने पोस्ट लिया, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन का सबसे पहले पोस्ट लिया है। देखिए यहाँ पे ग्रुप डी 5 बेस्ट पोस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और सबसे पहला पोस्ट रहेगा आपका यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन पोर्टर कांटे वाला। दोस्तों यहाँ पे और बाकी जगह पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन बुलाता है और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में अपने तरफ जैसे यूपी बिहार की तरफ लोग पोर्टर के भी नाम से जानते हैं और उसका हिंदी नाम होता है कांटे वाला। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा, प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है, क्योंकि लोग साथ मैंने काम किया तो मैं ये सब चीजें जानता हूं, इसलिए मैं विस्तार से इसको बता रहा हूं। दोस्तों इनका काम क्या होता है, देखिए इनका काम स्टेशन के स्टेशन मास्टर और टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अधीन कार्य करना होता है। किसी भी स्टेशन के स्टेशन मास्टर होता है, उन्हीं के साथ इनका ड्यूटी लगता है। एक भाषा में मतलब सिंपल भाषा में समझिए, वर्क क्या होता है, वर्क स्टेशन पर शंटिंग। जैसे शंटिंग का मतलब होता है जैसे एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी में जोड़ना या दो गाड़ी से एक गाड़ी करना, मतलब एक गाड़ी को निकाल देना और एक गाड़ी को वहीं पर रखना। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। यहाँ पे देखिए हैंड पॉइंट, मैकेनिकल पॉइंट, फेल्यूर ट्रेन। जैसे हैंड पॉइंट देखते कभी कभी यार्ड में आप देखेंगे पहले जमाने में ऐसे पॉइंट खींचते थे, उसी को हैंड पॉइंट कहते हैं। और मैकेनिकल पॉइंट जो कि मोटर संचालित होता है, जो एक सेंट्रल केबिन होता है वहीं से मोटर संचालित होता है। अगर उसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट नहीं बैठ रहा है आपका, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी उसमें पत्थर गिर जाता है, तो पत्थर को हटाने के लिए पॉइंट को स्टेशन से कुछ दूरी पे रहता है पॉइंट, वहां पे जाके आपको पत्थर को हटाने पड़ता है। हैंड पॉइंट का कुछ काम लगे, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है और इस लाइन से इस लाइन पे गाड़ी भेजनी है यहाँ से, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, इसको हैंड पॉइंट यहाँ से मारेंगे तो ये जो है इस पे चिपक जाएगा और यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, उसी को हैंड पॉइंट बोलते हैं। और मैकेनिकल पॉइंट मोटर से होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है कभी कभी स्टोन फंस जाता है, उसी को निकालने के लिए जाना पड़ता है। नहीं तो बाकी अगर इसमें कोई फेलियर होता है तो एसएनटी काम करता है। एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलकॉम होता है, उसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्टेशन पर कॉशन ऑर्डर देना पड़ता है। कॉशन ऑर्डर क्या होता है, सतर्कता आदेश इसका हिंदी होता है। मान लीजिए कोई गाड़ी ए से बी के लिए जा रही है, तो इसके बीच में अगर कोई काम चल रहा है, ट्रैक पे कोई काम चल रहा है जहां पे बहुत भारी मात्रा में वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पे कॉशन के लिए या कुछ फेल्यूर हो गया तो वहां पे धीमी स्पीड के लिए, नॉर्मल स्पीड के लिए जैसे 30 की गति 50 की गति के लिए ड्राइवर, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को कॉशन ऑर्डर दिया जाता है स्टेशन पे। कॉशन ऑर्डर कहाँ दिया जाता है, कॉशन ऑर्डर के लिए एक नामित स्टेशन होता है जो WTT में वर्किंग टाइम टेबल में आपका मेंशन रहता है, जो कि वो जैसे आप जॉब में लगेगा तो उसके बारे में आपको विस्तार से मालूम होगा, वही बताना उचित नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं होगा। तो वही उसको कॉशन ऑर्डर देने का काम किसका रहता है, पॉइंट्समैन का यहाँ पे रहता है। उसके बाद छोटे बड़े स्टेशन और यार्ड में पोर्टर का काम। छोटे बड़े स्टेशन में कहीं कहीं क्या होता है, आदमी नहीं रहता है तो पॉइंट्समैन को ही, जैसे जो पेटी रहता है असिस्टेंट लोको पायलट का और ट्रेन मैनेजर का, तो छोटे बड़े स्टेशनों में यार्डों में पोर्टर का काम मतलब उठा के इंजन पे और उठा के ब्रेक पे डालना पॉइंट्समैन का ही काम रहता है। उसके बाद ऑपरेटिंग गेट पर काम करना। ऑपरेटिंग गेट पे क्या होता है, ऑपरेटिंग गेट पे जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियरिंग गेट होता है, एक ऑपरेटिंग गेट होता है। इंजीनियरिंग गेट जो होता है इंजीनियरिंग विभाग में जो ट्रैकमैन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो कि कभी कभी आप देखेंगे जंगलों में कोई गेट रहता है, वहाँ पे एक आदमी काम करता है। लेकिन ऑपरेटिंग गेट क्या होता है, ये जंगलों में नहीं होता, ये स्टेशन से 100-150 मीटर की दूरी में ही अंदर में ही रहता है। जो कि इसका संचालन जो होता है, जो इसका खोलना, जैसे खोलना क्या रहेगा, इस गेट को खोलना होगा तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्समैन होगा तो फोन के द्वारा बोलेगा कि काफ़ी रश है, इसको खोला जाए, तो वहाँ से वो खोलेंगे।
उसके बाद अगर बंद करना हो तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन खोलने के लिए आपके हाथ में नहीं रहता है। और इंजीनियरिंग गेट में क्या होता है, खोलना बंद करना उनके हाथ में रहता है, लेकिन वो भी सिग्नल के आधार पे खोलते हैं या किसी के इंस्ट्रक्शन के आधार पे खोलते हैं। तो ऑपरेटिंग गेट पे काम करना भी उनका यही है। तो ऑपरेटिंग गेट मतलब ढाला, जिसको बोलचाल में बोलते हैं ढाला, उसी को बोलते हैं। उसके बाद स्टेशन के सभी किताबों फाइलों को सुनिश्चित तरीके से रखना। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्टेशन या छोटा स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स फाइल वगैरह रखी रहती है रेलवे से संबंधित, तो उसको साफ सुथरा करना और फाइलों को सुनिश्चित तरीके से रखना, क्योंकि कोई कभी कभी ऑफिसर आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो ये सभी चीज़ें देखते हैं। तो स्टेशन मास्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इन सभी फाइलों को और किताबों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके विस्तार पूर्वक लाइन से रख दीजिए। और कहीं कहीं छोटा स्टेशन होता है, मान लीजिए कोई ये छोटा स्टेशन है, छोटा सा, और यहाँ से सिर्फ गाड़ी थ्रू जाती है, ये लाइन है, एक इधर से जाती है, एक इधर से आती है। तो यहाँ पे पॉइंट्समैन का काम क्या होता है, मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी रुकती नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट्समैन क्या होता है, सिर्फ फ्लैग लेके एक्सचेंज करना होता है, गाड़ी को सुरक्षित रूप से देखना होता है, गाड़ी में कोई पार्ट लटक कर नहीं रहा है ना, कोई चाहे गाड़ी में कुछ एब्नॉर्मल तो नहीं है, चाहे गाड़ी में कोई पब्लिक चिल्ला तो नहीं रहे, वही सब इनको देखना काम रहता है, और बाकी वहाँ पे कुछ काम नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नोट में कि आपके क्षमता के अनुसार ऑफिशियल कंप्यूटर वर्क करना भी पड़ता है। मान लीजिए कोई बंधु जैसे जॉब नहीं लगा रहता, तो कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, चाहे ऑफिशियल काम में निपुण होते हैं, तो वहाँ पे अगर बड़े बड़े स्टेशनों पे लोग देख लेते हैं या स्टेशन मास्टर की नज़र में आता है कि ये लड़का अच्छा है, बंदा अच्छा है, तो अपने द्वारा वो सब कामों को न देकर ये ऑफिशियल काम या कंप्यूटर काम पे वर्क आपको दिया जाता है। आपका सैलरी वही रहेगा, सेम ग्रेड पे सब वही रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक काम ये करना पड़ता है। और इसमें रही देखिए सैलरी की बात है, सैलरी की बात एक हम पे स्लिप से लास्ट में सबसे अंतिम में कंपेयर कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यार ग्रुप डी में इस जॉब में लगने के बाद क्या पढ़ाई कर सकते हैं और ड्यूटी कैसा रहता है। देखिए ड्यूटी दोस्तों 8-16, 16-24 और 0-8 8-16 या 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ड्यूटी, एक ड्यूटी 16 बजे से 24 मतलब शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और फिर उसके बाद रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। 3 शिफ्ट में आपकी ड्यूटी रहता है। तो एक दिन में एक कोई आप एक शिफ्ट के लिए चाहे ये कर लिए चाहे ये कर लिए, तो आपका ड्यूटी एक दिन का पूरा हो गया। अगर आप डबल करते हैं तो डबल, लेकिन रूल नहीं है, लेकिन डबल बहुत लोग ड्यूटी करते हैं 16-24 और 0-8, जो शायद दूर रहते हैं वो ज़्यादा मोस्टली करते हैं। तो आपका 3 शिफ्ट मतलब नाइट भी आपको करना पड़ता है। तो इस प्रकार करना पड़ता है। पढ़ने के लिए बात करें तो पढ़ने के लिए इसमें दोस्तों ऑन ड्यूटी जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। अगर छोटे स्टेशन है इस प्रकार के जहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, तो वहाँ पे आप दिन भर में 5-4 घंटा 5 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 5 बेस्ट ग्रुप डी सीरीज में दूसरा पोस्ट यहाँ पे है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। क्या है? हॉस्पिटल अटेंडेंट का। दोस्तों रेलवे अस्पताल में डीओ में डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के अधीन पीन हेल्पर के रूप में कार्य करना होता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम क्या है? पीन और हेल्पर के रूप में काम करना। उसके बाद कार्य में आपको क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल के बेड, कंप्यूटर, मरीज की सेवा, डॉक्टर अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल में जितने भी आपके बेड होते हैं उनको लगाना और कंप्यूटर की साफ सफाई करना, मरीजों की सेवा करना। कभी कभी नर्स नहीं होती हैं तो उनके अवसर पर भी ये काम करना पड़ता है और डॉक्टर अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर जो बोलेगा आपको वो कार्य करना पड़ता है। उसके बाद इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, नील रहता है। प्रमोशन आपको इसमें ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो होते हैं जिनका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम रहता है उन्हीं को हॉस्पिटल अटेंडेंट के रूप में नियुक्ति किया जाता है या भेजा जाता है। उसके बाद ड्यूटी शेड्यूल, इसमें भी आपको दिन पाली और शाम को और नाइट मतलब 8-16, 16-24, 0-8 के रूप में काम करना पड़ता है। इसमें भी कभी जो दूर वाले होते हैं 16-24 और 0-8 दोनों एक साथ ड्यूटी करते हैं। सैलरी की बात करें तो हम लास्ट में सैलरी के रूप में कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कि उसमें सैलरी होता है। और इसमें रही पढ़ाई, सबसे बड़ी इशू क्या है कि क्या ऑन ड्यूटी रहकर हम पढ़ाई कर सकते हैं? ऑन ड्यूटी रीड यस या नॉट। तो दोस्तों ऑन ड्यूटी क्या होता है, कभी कभी हॉस्पिटल के ऊपर रहता है। अगर पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो आपको टाइम नहीं मिलेगी, और पेशेंट की संख्या कभी कम है तो काम कम रहेगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा पोस्ट है जो कि ये लेडीज़ और जेंट्स, लेडीज़
और जेंट्स दोनों के लिए सूटेबल जॉब है एकदम। लेडीज़ भी इसमें आराम से कर सकती है और लेडीज़ लोगों को जो ग्रुप डी से आती है मोस्टली इन्हीं पोस्टों को प्रेफर करके भेजा जाता है। तो बेस्ट 5 ग्रुप डी के सीरीज में तीसरा हमारा पोस्ट होगा यहाँ पे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। दोस्तों इसमें दो नाम एक होता है लेकिन इसमें कार्य दो तरह से प्रकार के होते हैं। एक होता है सिग्नलिंग का कार्य और दूसरा होता है टेलीकम्युनिकेशन का कार्य। आगे इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों इनका कार्य ईएसएम के अधीन होता है, मतलब जो जैसे पॉइंटमेंट का कार्य स्टेशन मास्टर के अधीन होता है या स्टेशन मास्टर के साथ करना होता है, उसी प्रकार इसमें ईएसएम के अधीन होता है जो कि स्टेशन, सेक्शन, यार्ड इत्यादि जगहों पर किया जाता है या काम करना पड़ता है। दोस्तों कार्य में क्या करना पड़ता है, इसमें सभी सिग्नल और टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीफोन, यहाँ पे देखिए सभी सिग्नल, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीफोन, सेंट्रल केबिन जहां से संचालन होता है स्टेशन पे जितने भी सिग्नल देने और लेने का होता है, सेंट्रल केबिन, पैनल, पॉइंट्स ओवरहॉलिंग जो कि क्रॉस ओवर, जो जहाँ से जैसे किसी भी पॉइंट से एक लाइन से दूसरे लाइन पे जब जाती है तो वहाँ पे पॉइंट जरूर होता है तभी वो जाती है, तो उसका जो ओवरहॉलिंग होता है वो सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसका देखभाल करना भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें नील होता है, ड्यूटी वही 8-16, 16-24 और 08 ड्यूटी आपकी होती है। सैलरी हम आगे कंपेयर करेंगे। दोस्तों सिग्नल में क्या होता है, अब यहाँ पे विस्तार से जान लीजिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल में जितने भी रेलवे में आप सिग्नल देखते होंगे उसका रख रखाव, मेंटेनेंस और पॉइंट जो कि क्रॉस ओवर, जहाँ से गाड़ी एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाती है इसको क्रॉस ओवर नहीं पॉइंट बोलेंगे। तो सिग्नल में उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, मेंटेनेंस, उसका रख रखाव जो भी चीज़ होता है ये सिग्नल डिपार्टमेंट करता है। और उसके बाद टेलीफोन, देखिए हर स्टेशनों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बात करने के टेलीफोन होता है। सेंट्रल केबिन हो, सेंट्रल पैनल केबिन हो या और भी जितने छोटे छोटे केबिन हो, बहुत सारे टेलीफोन लगे रहते हैं। तो उनका जो होता है ओवरहॉलिंग हो गया या उनका मेंटेनेंस करना या उनका देख रेख करना, या मान लीजिए मैं ऑन ड्यूटी हूँ, अगर टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं एसएनटी को डायरेक्ट फ़ोन करूँगा और वो कुछ देर में जिस भी साधन से वो आता है और वहाँ पे उसको ठीक करके जाता है। तो इसीलिए उनको टेलीकॉम डिपार्टमेंट के भी यहाँ से इसमें नियुक्ति किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मतलब टेलीफोन से संबंधित पूरा का जो काम होता है ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का होता है। तो इस प्रकार से इसमें असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम में कार्य होता है। दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे चौथे पोस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें हम चौथे पोस्ट की बात करें, ट्रेन लाइटिंग और एसी हेल्पर होता है। दोस्तों इसमें मतलब मेरे हिसाब से, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, इनका प्रमुख कार्य ट्रेनों में लाइट, पंखे, स्विच, चार्जर, एसी, मोटर, करंट को देखने का कार्य होता है। जैसे ट्रेन से संबंधित जितने भी कार्य होता है, ये ट्रेन में ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं उनमें ये कार्य करते हैं। दोस्तों इसके बाद एसी हेल्पर भी इसमें आता है। देखिए एसी हेल्पर जो होता है ये अलग से नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रेनों में आप थर्ड एसी, सेकेंड एसी, H1 या जो भी कोच में आप सफ़र करते हैं तो उसमें एसी चलती रहती है, तो उसका मेंटेनेंस और हेल्पर के लिए उसमें 2 स्टाफ होता है, एक हेल्पर होता है और एक वहाँ पे उनका जेई वगैरह होता है। तो उसमें इस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। हेल्पर का भी जो सैलरी होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है टीए बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके एक सैलरी जो होता है स्टेशन मास्टर और एक ट्रेन मैनेजर के आसपास भी सैलरी एक ग्रुप डी स्टाफ को वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन वही होता है कि उनको शेड्यूल जो होता है ड्यूटी का बहुत ही वर्स्ट होता है, आपको अच्छे से टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर आप पढ़ाई की बात करें तो इस ड्यूटी में आप जैसे मान लीजिए अगर एसी हेल्पर में आपको ट्रेन में पर्टिकुलरली मिल जाए जैसे, तो आप यहाँ पे पढ़ाई नील रहेगा, मतलब पढ़ाई आप कर ही नहीं कर सकते या ना अपने घर पे टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। तो यह जाने उसके बाद स्टेशनों पर एलईडी पैनल, एसी व सेंट्रल केबिन में एलईडी पैनलों का रख रखाव एवं मेंटेनेंस का कार्य ये भी ट्रेन लाइटिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है। जैसे आप स्टेशन पे गए होंगे वहाँ पे जैसे बोर्ड लगता है, इंडिकेटर लगता है, जैसे S1, S2, S3, तो उस जो पैनल पे जो मेंटेनेंस होता है, चाहे उनका चेंजिंग करना था, जो भी करना होता है, ये स्टेशनों पर एलईडी पैनल यही ट्रेन लाइटिंग स्टाफ करते हैं। उसके बाद एसी हेल्पर के बारे में आप जान ही गए। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी शेड्यूल की बात करें, ड्यूटी शेड्यूल जब एसी हेल्पर आपको जब गाड़ी में ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। नहीं तो ऐसे 8-16, 16-24 और 08 में आपकी ड्यूटी लगती है, तीनों शिफ्ट में लगती है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन यहाँ पे नील रहता है, इसमें प्रमोशन ज़्यादा नहीं होता है प्रमोशन। सैलरी की बात करें तो सैलरी अगर एसी हेल्पर में आप जाते हैं वहाँ पे जैसे, तो वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 70 से 75 हज़ार तक
पहुंच जाती है। ऐसे नॉर्मली अगर आप स्टेशनों पे हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 30 से 32 हज़ार तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से आप देखिए ट्रेन लाइटिंग और एसी हेल्पर के बारे में टोटल विस्तृत जानकारी। और प्रमोशन इसमें बहुत ही मतलब प्रमोशन ना के बराबर है। ड्यूटी शेड्यूल अगर वही फिर बताया कि वर्स्ट है इसमें अगर आपको एसी हेल्पर में मिलता है तो, और पढ़ाई तो इसमें नहीं किया जा सकता। अगर वही आप ट्रेन लाइटिंग स्टाफ स्टेशनों के पे जब काम करते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। दी बेस्ट पोस्ट सीरीज में 5वां पोस्ट हमारा है असिस्टेंट डिपो स्टोर। दोस्तों आपने बहुत सारे स्टोर देखे होंगे, यहाँ पे डिपो होता है जो कहीं बाहर से माल आता है या जाता है या किसी को देना लेना पड़ता है, वो डिपो होता है। उसमें एक इंचार्ज होता है, उस इंचार्ज के तौर पे असिस्टेंट डिपो स्टोर कार्य करता है। जैसे ये स्टोर में बतौर डिपो स्टोर के इंचार्ज के सहायक रूप में कार्य करते हैं या करना पड़ता है। अब इसमें आपका कार्य क्या होगा, मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करने के बाद आपकी यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है और ये पोस्ट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कार्य के रूप में स्टोर में रखे हुए सभी सामानों की देने में सहायता करना और मिलान करना, ठीक है। बाहर से जो माल आते हैं उनका उतारना एवं लदाई करना या सुनिश्चित करना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो छोटा छोटा पैकेज होता है वो आपको भी उतारना पड़ता है, बड़ा पैकेट होता है तो किसी हेल्पर को बुलाया जाता है। स्टोर की साफ सफाई सुनिश्चित करना, स्टोर का मेंटेनेंस भी होता है जो आपके जिम्मे होता है, क्योंकि आपका जो वहाँ पे डिपो स्टोर इंचार्ज होगा वो आपको बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को रखना है। और उसमें भी छोटा छोटा और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप जब नियुक्ति होगी उसमें तो आप जान जाएंगे। प्रमोशन की बात करें तो इसमें प्रमोशन दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होता, नील ही होता है। और यहाँ से आप स्टोर से ज़्यादा कुछ नहीं, स्टोर इंचार्ज मतलब बहुत समय लगता है उसको बनने में। उसके बाद सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी भी नॉर्मल जैसे और बाकी लोगों की सैलरी होती है, जैसे 28 से 30 के स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल इसमें सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है कि आपको यहाँ सिर्फ डे ड्यूटी रहती है। क्या ड्यूटी रहती है? डे ड्यूटी ही रहती है, नाइट में ये ड्यूटी नहीं होती है। तो मतलब आप दिन भर ड्यूटी कीजिए और शाम को अपने घर पे रहिए। और पढ़ाई के मामले में जब आप पढ़ाई के मामले में सिर्फ डे ड्यूटी रहती है तो यहाँ पे पढ़ाई आप अपने शाम के समय या रात के समय अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ऑन ड्यूटी भी आप चाहें तो स्टोर में हमेशा भीड़ नहीं रहती, तो ऑन ड्यूटी भी चाहे तो आप 1-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्रमोशन के बारे में बात करें, देखिए कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट हो, कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट हो, पॉइंटमेंट से लेकर जितना भी मैंने बताया 5 पोस्ट बताया, अगर उसमें तुरंत अगर कोई प्रमोशन लेना चाहता है तो जीडीसी एग्जाम होती, कौन सी? जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो रेलवे के द्वारा ही निकाली जाती है। इसमें ओपन एग्जाम ही होता है। कौन सा एग्जाम होता है? ओपन एग्जाम ही होता है दोस्तों। दोस्तों जीडीसी एग्जाम होता है, कौन सा? जीडीसीई। ये ओपन एग्जाम जैसे होता है उसी तरीके से एग्जाम होता है, ओपन वाला क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन है। ओके, तो पाँचों अगर मान लीजिए कुछ पोस्टों का मतलब निकालना होगा, मतलब स्टोर इंचार्ज का ही निकालना होगा। स्टोर इंचार्ज का अगर 2 पोस्ट निकला तो ये जो है तो यहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं। मान लिया असिस्टेंट पॉइंट्समैन है या कमर्शियल के कोई दोस्त है, मेरे मित्र हैं, अगर मान लिया उसमें गार्ड के ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकली 50, तो उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन और जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेल्पर खलासी रहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब और अपनी क्षमता के अनुसार एग्जाम पास करके तुरंत 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर वहाँ पे ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म निकलता है वो 5 डिवीजन के लिए निकलेगा। 5 डिवीजन में जितने भी लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म भर सकते हैं। ओनली जो रेलवे सर्वेंट है वही, बाहरी व्यक्ति नहीं भर सकता है। उसके बाद एक एलडीसी निकलता है। कौन दोस्तों निकलता है? एलडीसी। उसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में विस्तार से वीडियो में बनाऊंगा। जीडीसी, एलडीसी और डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे में क्या होता है। उसके बाद एलडीसी होता है दोस्तों। एलडीसी ये क्या होता है? ग्रेजुएट लेवल का होता है। क्या होता है? ग्रेजुएट लेवल का होता है। दोस्तों अगर आप रेलवे में 3-4 साल सर्विस ग्रुप डी में कर लेते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो एलडीसी जो होता है एक एग्जाम लेती है। जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट हो, यहाँ पे स्टेशन मास्टर हो या गार्ड हो
कोई भी पोस्ट हो उसके लिए एग्ज़ाम कराती है। तो जो भी 3-4 साल जिनका पूरा हो चुका है, जो भी मेरे दोस्त का, तो यहाँ पे फॉर्म डालेंगे। और एलडीसी कुछ डिपार्टमेंटल, जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, ये आदमी असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन से संबंधित और रेलवे में जितने भी स्टेशन संबंधित है, जीएनएसआर से संबंधित है, वर्किंग टाइम टेबल से संबंधित, ये जितने भी नियम है ऑपरेशनल से संबंधित, उसके बारे में से कुछ प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद ओपन से जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उस प्रकार के क्वेश्चन, गुना डिवीजन, उस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप पास करते हैं। तो यहाँ से एलडीसी से आप स्टेशन मास्टर गार्ड साल 2 साल के बाद, साल 2 साल 3 साल सर्विस करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं, 3-4 साल के बाद आप बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डिपार्टमेंटल कोटा। क्या होता है? डिपार्टमेंटल कोटा। डिपार्टमेंटल कोटा, इसमें क्या होता है? इसमें आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराई जाती है, कंडक्ट कराई जाती है, तो उसमें जैसे यहाँ पे जीडीसी नहीं, एलडीसी के जैसे जो एग्ज़ाम होती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एग्ज़ाम होती है। इसमें डिपार्टमेंटल में 35%, 60% ऐसे, मतलब जैसे एससी एसटी और जनरल को ऐसे आरक्षण देकर इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम कराई जाती है। जिनका भी 3 साल से ज़्यादा सर्विस एससी एसटी वाले को, और 5 साल और ए ग्रेड कुछ ऐसे इसमें रहता है। जब आप रेलवे में आएंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। तो ये ऐसे रहता है, रहने के बाद आप एलिजिबल है तो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका इसका एग्जाम होगा। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपका एग्जाम में जब पास करिएगा तब स्टेशन मास्टर गार्ड, उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए और भी जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे आप क्वालिफाई करके तुरंत ही 3-4 सालों के अंदर गार्ड ट्रेन मेजर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये सब वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आने वाली है, उस प्रकार संबंधित ये जो 5 पोस्ट है उसके बारे में बताएं। और भी जितने भी टोटल 18 पोस्ट है, और भी मैं सोचूंगा कि 13 जो पोस्ट है उसमें जो बचा है उसमें उसका वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जान जाएं कि हाँ इसमें सबसे अच्छा पोस्ट कौन होता है और कैसे कैसे इसमें प्रमोशन होती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ तक आ सकते हैं, और यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ तक आप जा सकते हैं। ऐसे सोचना व्यर्थ है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।